मुसाफ पार्ट 5। उसकी आंखों पे नमी डाली गई थी, गीलेपन का एहसास था या कुछ और। उसने एकदम हड़बड़ाकर आंखें खोली। उठ जाओ, बहुत सो लिया। वो ग्लास चाय टेबल पर रखकर सामने कुर्सी पे जा बैठा था। चल लम्हे तो खाली खाली निगाहों से उसे देखती रही और जब आहिस्ता आहिस्ता जहन बेदार हुआ तो जैसे चौंक कर सीधी हुई। वो बड़ा सा पुरतश बेडरूम था, कीमती सफेद कालीन और भारी खूबसूरत पर्दे। वो एक बेड पे लेटी थी और उसके ऊपर बेड को डला हुआ था। सामने कुर्सी पर उखड़े उखड़े तेवर के साथ टांग पे टांग रखे बैठा उसे देख रहा था। उसे याद आया वो उसे किसी कमरे में बंद करने की बात कर रहे थे जब वो शायद बेहोश हो गई थी। अब वो किधर थी और उसे कितनी देर बीत चुकी थी। घर में सब परेशान हो रहे होंगे। वो घबरा कर कदरे सीधी हो बैठी। वो अभी तक उसी सी झिलमिलाती साड़ी में मलबूस थी और ब्यूटिशियन की लगाई गई सारी पिनी वैसे ही कस के लगी थी। मैं किधर हूँ? क्या वक्त हुआ है? सुबह हो गई। वो परेशान सी इधर उधर देखने लगी तो सामने वॉल क्लॉक पे निगाह पड़ी। 3:30 बज रहे थे। अभी सुबह नहीं हुई और आप वहीं हैं जहाँ आने के लिए फवाद ने आपको डायमंड रिंग का लालच दिया था। मुझे फवाद भाई ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा था। उन्होंने कहा था कि मैं फाइल साइन करवा कर वापस आ जाऊँ। मैं झूठ नहीं बोल रही। मैं कैसे मालूम कि तुम सच कह रही हो? आका फवाद तो कहता है कि तुम उसके घर में पलने वाली एक यतीम लड़की हो, न कि उसकी बहन। यतीम हूँ तभी तो तुम जैसे आयाशम के हाथ बेच डाला उसने मुझे, जो मेरा सगा तायाजाद भाई था। तुम सिर्फ गिद्धों का बस यतीमों पर ही तो चलता है। वो फट पड़ी थी। मुझे यह आंसू और जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। वो अब इत्मीनान से सिगरेट सुलगा रहा था। मुझे सिर्फ सच सुनना है और ठीक ठीक, वरना मैं थाने ले जाकर तुम्हारी खाल उधेड़ दूंगा। मैं झूठ नहीं बोल रही। मुझे सिर्फ ये बताओ कि इससे पहले तुम्हें कितना शेर देता रहा है, किधर किधर भेजा है उसने तुम्हें, और तुम्हारे इस गैंग में और कौन कौन है? सिगरेट का एक कश लेकर उसने धुआं छोड़ा तो लम्हे भर को धुएं के मरगोले उन दोनों के दरमियान हाइल हो गई। मुझसे कसम ले लो, मैं सच कसम ले लो। वाकई? हाँ ले ले। 100 बंदों के सामने अदालत में उठाओगी कसम? वो टांग पे टांग रखे बैठा सिगरेट लबों पे दबाई कश ले रहा था। मैं तैयार हूँ, मुझे अदालत में ले जाएं। मैं ये सब दोहराने को तैयार हूँ। वो तब होगा जब मैं तुम्हारे कहे पे यकीन करूंगा, यकीन जो अभी तक मुझे नहीं आया। उसने सिगरेट ऐसी ट्रे पर झटकी। राख के चंद टुकड़े टूट कर गिरे। मैं सच कह रही हूँ, मेरा किसी गैंग से कोई ताल्लुक नहीं है। मुझे फवाद भाई ने कुछ नहीं बताया था। तुम उसे बचाने की कोशिश कर रही हो, मैं जानता हूँ। नहीं प्लीज। वो लिया उतार कर बिस्तर से उतरा, घुटनों की बल उसके कदमों में आ बैठी। एएसपी साहब, उसने उसके सामने दोनों हाथ जोड़ दिए। मैं लाइम थी कि आपका क्या मकसद है या फवाद भाई का क्या मकसद है। मैं मैरिट में डिनर पे जाने के लिए तैयार हुई थी। मेरा कोई कसूर नहीं है। उसकी कांच सुनहरी आंखों से आंसू टूट कर गिरने लगे। अल्लाह की कसम ये सच है। अल्लाह की कसम, खाने के लिए आगा फवाद ने क्या पेश किया था? डायमंड का सेट। वही शकीब पुलिस ऑफिसर मखसूस तंजी अंदाज। जितना वो शख्स वजिया था उसकी जुबान उससे बढ़कर कड़वी थी। मेहमान का दिल चाहा उसका मुंह नोच लिया और अगले ही पल उस पे झपटे और उसकी गर्दन दबोचनी चाही, मगर हिमायूं ने उसके दोनों कलाएं अपनी गिरफ्त में ले ली। उसी कशमकश में मेहमान के 2 नाखून उसके गाल से रगड़े गए। सिर्फ आंखें नहीं, तुम्हारी तो हरकतें भी बिल्लियों वाली हैं। वो खड़ा हुआ, उसको कलाइयों से पकड़े पकड़े साथ खड़ा किया, फिर झटका देकर छोड़ा। वो 2 कदम पीछे जा खड़ी हुई। मुझे घर जाना है, मुझे घर जाने दो, मैं तुम्हारी मन्नत करती हूँ। वो मुड़कर जाने लगा तो तड़प कर उसके सामने आ खड़ी हुई और फिर से हाथ जोड़ दिए। सुबह हो गई तो बदनाम हो जाऊंगी। मैंने कहा ना बीबी, मुझे जज्बाती तकरीरें मुतासिर नहीं करती। उसने अपने गाल पे हल्का सा हाथ फेरा, फिर इस्तहजिया मुस्कुराया, फिर कहा, तुम बहादुर लड़की हो, मैं तुम्हें घर जाने दूंगा, मगर अभी नहीं। अभी तुम इधर ही रहोगी, कम से कम सुबह तक। मैं बदनाम हो जाऊंगी एएसपी साहब। रात गुजर गई तो मेरी जिंदगी तबाह हो जाएगी। हो जाए, मुझे परवाह नहीं है। वो झुककर सिगरेट एस्ट्रे में फेंक कर दरवाजे की तरफ बढ़ा। वो हाथ जोड़े खड़ी रह गई और वो दरवाजा बाहर से बंद करके जा चुका था। दरवाजे की जानिब वो लपकी और डोर नॉब जोर से खींचा। वो बाहर से बंद था। दरवाजा खोलो खोलो। वो दोनों हाथों से जोर जोर से दरवाजा बजाने लगी, मगर जवाब निधार। वो बेबसी जमीन पर बैठी चली गई। फवाद, फवाद,
اس کے ساتھ ایسا کر سکتا تھا؟ اسے یقین نہ آتا تھا اس نے کیا بگاڑا تھا فواد کا جو اس نے چند روپیوں کی عوض اسے بیچ دیا۔ وہ گھٹنوں پہ سر کے آنسو بہاتی وہ شام یاد کر رہی تھی جب وہ اسے دیکھتے دیکھتے چونکا تھا اور چائے کا کپ لیتے ہوئے اس کی انگلیاں اس کے ہاتھ سے مس ہوئی تھی۔ کم عمر خوبصورت اور انچوئی آغا نے کہا تھا یہ ہماری ڈیمانڈ پہ پوری اترتی ہے، تو اس لیے چونکا تھا کہ کسی عیاش شخص کی بتائی گئی ڈیمانڈ پہ اس کے گھر میں پلنے والی وہ یتیم لڑکی پوری اترتی تھی۔ تم کتنی خوبصورت ہو محمل، مجھے پتا ہی نہیں چلا۔ اس کے لہجے کا فصاح اور اس کی وہ ساری عنایتیں، وہ جانتا تھا کہ اس کی کمزوری کیا ہے۔ اس نے اس کو اس کی من پسند چیزوں کی جھلک دکھائی، یہاں تک کہ وہ جب اس کی مکمل قابو میں آ گئی تو فواد نے اسے ادھر بھیج دیا، اور وہ بھی کتنی بیوقوف اور سادہ تھی، اسے پتا ہی نہ چلا۔ وہ اس کو آفس میں ادھر ادھر چیزیں سائن کروانے بھیج دیتا تھا، اور کوئی کام تو اس نے محمل سے لیا ہی نہ تھا، وہ تب بھی نہیں سمجھ سکی۔ اور اب یہ شخص ہمایوں داؤد، وہ جانتی نہیں تھی کہ آدمی کون تھا، اس سے یہ سب باتیں کیوں پوچھ رہا تھا، اور اس کا کیا مقصد تھا۔ اسے صرف علم تھا تو اتنا کہ اگر رات بیت گئی تو صبح اسے کوئی قبول نہ کرے گا، اور قبول تو شاید اب بھی کوئی نہ کرے۔ کوئی فواد کے خلاف اس کی بات پہ یقین نہیں کرے گا، کوئی اسے بے گناہ نہ سمجھے گا، اور فواد وہ تو شاید سرے سے مکر ہی جائے گا۔ وہ کبھی محمل کو آفس لے کر گیا ہے، خدایا وہ کیا کرے۔ اس نے بھیگا چہرہ اٹھایا، کمرہ قدر دھندلا سا دکھائی دیتا تھا۔ اس نے پلکیں جھپکائی تو آنسوں کی دھند نیچے لڑکتی چلی گئی۔ کمرہ نہایت خوبصورتی سے آراستہ تھا، قیمتی قالین، خوبصورت فرنیچر اور بھاری مخملی پردے۔ وہ چونکی، کیا ان کے پیچھے کوئی کھڑکی تھی؟ وہ پردوں کی طرف دوڑی اور جھٹکے سے انہیں رخ کھینچا، پردہ کھلتا چلا گیا۔ باہر ٹیرس تھا اور اس کی روشنیاں جلی ہوئی تھی جن میں بغیر وقت کے 2 گنمین چوکس کھڑے دیکھ سکتی تھی۔ اس نے گھبرا کر پردہ برابر کیا۔ اللہ تعالیٰ پلیز، وہ رو کر دعا کرنے لگی، اور جب دعا کرتے کرتے تک گئی تو ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے آ کھڑی ہوئی اور اپنا عکس دیکھا۔ رونے سے اس کا سارا کاجل بہہ گیا تھا، آنکھیں متورم اور قدر بھیانک لگ رہی تھی۔ جوڑا ڈھیلا ہو کر گردن تک آ گیا تھا اور گھنگریالی لٹوں کے بل سیدھے ہونے لگے تھے۔ محمل ایک مضبوط اعصاب کی لڑکی تھی، اس کے باوجود فواد کی اس بھیانک روپ کا صدمہ اتنا شدید تھا کہ شروع میں تو اس نے ہمت ہار دی اور اعصاب جواب دے گئی، لیکن اب وہ کسی حد تک سوچنے سمجھنے کے قابل بھی تھی۔ فواد سے سارے بدلے تو بعد میں چکائے گی، ابھی اسے اس اخڑ اور سرد محض ASP کی قید سے نکلنا تھا۔ اس نے ادھر ادھر دیکھا، کچھ خاص نظر نہ آیا تو پھر وارڈروب کھولا۔ اندر مردانہ کپڑے ٹنگے ہوئے تھے، اس نے کچھ ہینگرز الٹ پلٹ کیے اور سوچ کر ایک کرتا شلوار نکالا، براؤن کرتا اور سفید شلوار۔ سب سے پہلے اس نے ساڑی کے بوجھ سے نجات حاصل کی، پھر اس کرتے شلوار کو پہن کر بال سیدھے کر کے بینڈ میں باندھے اور باتھ روم میں جا کر منہ اچھی طرح دھویا۔ باہر نکلنے کے لیے کسی روزن کو تلاشی، اس کی نگاہوں کو باتھ روم کی کوئی کھڑکی دروازہ نظر نہ آیا تو مایوسی سے پلٹنے لگی تھی کہ ایک دم چونکی۔ ایک دیوار میں شیلف تھا، اس میں شیمپو اور شیونگ کا سامان رکھا تھا۔ شیلف کا اندر سے رنگ باقی دیواروں سے زیادہ چکنا سفید تھا۔ بھلا کیوں؟ وہ قریب آئی، سارا سامان نیچے اتارا اور پھر بغور اندر دیکھتے ہاتھ پھیراتا احساس ہوا کہ اس کھانے کے پیچھے دیوار نہیں بلکہ کارڈ بورڈ کے سفید پھٹے تھے جو میخوں سے جڑے تھے۔ میخیں کچی اور تازہ لگ رہی تھی۔ آگے کا کام بہت آسان تھا، اس نے سارے نل کھول دیے تاکہ آواز باہر نہ جائے، اور تھوڑی سی محنت کے بعد پھٹے کھینچ کر اتار لی۔ وہ جلدی میں لگائے لگ رہے تھے سو اسے زیادہ زور نہیں لگانا پڑا۔ اس کے پیچھے کھڑکی تھی، اچھی خاصی چوڑی تھی اور اس میں سے بآسانی گزر سکتی تھی۔ بہت مطمئن سی ہو کر محمل نے کھڑکی کھولی اور جب باہر جھانکا تو ایک لمحے کو سر چکرایا۔ کھڑکی سے 2 فٹ کے فاصلے پر دیوار تھی، گھر کی 4 دیواری کی کھڑکی اور 4 دیواری کے درمیان صرف خلا تھا اور نیچے بہت نیچے پکا فرش تھا۔ اس گھر کی غالباً 3ری منزل پہ موجود تھی، شاید اسی لیے انہوں نے کچے پکے پھٹے لگا دیے تھے۔ انہیں اندازہ ہوگا کہ وہ یہاں سے نہیں نکل سکتی۔ اس کا دل ڈوب کر ابھرا، یہ آخری راستہ بھی بند ہوتا نظر آ رہا تھا۔ وہ مایوسی سے نل بند کر کے کھڑکی بند کرنے لگی تھی کہ سناٹے میں ہلکی سی آواز سنائی دیتی۔ آپ صحن میں کیا کر رہی ہیں؟ بس یوں ہی تجوید کی پریکٹس کر رہی ہوں۔ لڑکیوں کی باتیں کرنے کی آوازیں بہت قریب تو نہیں، بہت دور بھی نہیں تھی۔ وہ چونکی اور پھر باتھ روم کی لائٹ بند کی۔
बाहर का मंजर कदरे वाजिया हुआ। खिड़की से दीवार का फासला 2 फीट का था, मगर वो दीवार की मंडेर थी और वो आवाजें कहीं नीचे से नहीं बराबर से आ रही थी, बिल्कुल बराबर से। यानी इस बाथरूम की बराबर सामने का सहन था। अगर वो एक दीवार फांद जाए तो। उस अजूबे ख्याल ने जहन में सर उठाया तो उसने जूते उतारे और नीचे झांका। अगर गिर गई तो नहीं बचेगी, मगर मौत इस जिल्लत से तो बेहतर होगी जो सुबह या उससे भी बदेर घर पहुंचने पर उसे उठानी पड़ेगी। उसने दोनों हाथ चौखट पे रखे थे कि कमरे का दरवाजा किसी ने जोर जोर से कुटकुटाया। दरवाजे की अंदर से कुंडी लगा चुकी थी, सो वो खोल न पा रही थी। यकीनन किसी ने फट्टे उकाड़ने की आवाज सुन ली थी। वो लम्हे भर को भी न घबराई और हाथ बढ़ाकर दीवार को टटोला। वो करीब ही थी। अल्लाहुम्मा बराबर वाले शहर में वो खंगारी थी। अगले में उसकी मधर मगर हल्की आवाज अंधेरी फिजा में गूंजने लगी। अल्लाहुम्मा जअल फी क़ल्बी नूरा, ए अल्लाह मेरे दिल में नूर डाल दे। महमल ने दीवार पे दोनों हाथ रखे और नीचे देखे बगैर पाँव भी ऊपर रख दिया। अफी बसरी नूरुम अफी समाई नूरा, और मेरी बसारत और समाअत में नूर हो। घोड़े की पीठ पे सवार की तरह से दीवार पर बैठी और नीचे देखा। सहन की जमीन बहुत करीब थी, दीवार छोटी सी थी। वअय्यमिनी नूरुम वअय्यसारी नूरा, और मेरे दाएं और बाएं जानिब नूर हो। उसने आहिस्ता से दोनों पांव जमीन पे रखे। वो बिलाखिर बराबर वालों की छत पे उतर आई थी। लम्हे भर को बेयकीन से पलट कर दीवार को देखने लगी, जिसके पार एएसपी हुमायूं दाऊद का घर था, बल्कि कैद खाना जिससे वो निकल आई थी। उसी पल दीवार के पार से रोशनी से चमकी, उठिटकी। यकीनन किसी ने बाथरूम की लाइट जलाई थी। अपनी बेवकूफ़ी पे उसे गुस्सा आया। उसे बाथरूम का दरवाजा बंद करके नल खोल कर आना चाहिए था, मगर आधी फरारी तो न थी, या फिर उस लड़की की आवाज के फंसे में ऐसी खोई थी कि होश न रहा था। फौकी नूरों व तहती नूरा, और मेरे ऊपर और नीचे नूर हो। सामने एक बरामदा था जिसके आगे ग्रिल लगी थी। ग्रिल का दरवाजा खुला था और दरवाजे से काफी दूर एक लड़की बैठी ग्रिल से टेक लगाए आंखें बंद किए गुनगुना रही थी। वो इमामी नूरों वो खल्की नूरा, और मेरे आगे पीछे नूर हो। वो दीवार के साथ घुटनों के बल रेंगती गिरिल तक आई। वो लड़की दुनिया और फहीमात से बेखबर अपनी मुनाजात में गुम थी। वो जाली नूरा, और मेरे लिए नूर बना दे। महमल चुपचाप खुले दरवाजे से अंदर रेंग गई। लड़की उसी तरह मगन सी थी। और फी लिसानी नूरों वासबी नूरा, और मेरी जबान व आज़ाब में नूर हो। उसने धड़कते दिल के साथ इधर उधर देखा। लंबा सा बरामदा खाली था, बस दूर एक फ्रिज पड़ा था और उसके साथ जालीदार अलमारी थी। अंधेरे में मध्यम जानने के बाद उसे इतना ही नजर आया था। वो बहुत आहिस्ता से उठी और दबे पांव फ्रिज की तरफ बढ़ी। वल्हमी नूरा व दमी नूरा, और मेरे गोश्त और लहू में नूर हो। फ्रिज और अलमारी के दरमियान छुपने की जगह थी। वो झट उनके दरमियान आ बैठी, मगर सामने ही दरवाजा था। वो लड़की वापस आती तो सीधी उस पे निगाह पड़ती। नहीं, उसे यहाँ छुपने की बजाय नीचे जाना चाहिए। बशारी नूरों व बशरी नूरा, और मेरे बाल और खाल में नूर हो। अंदर जाने वाला दरवाजा बंद था। अगर उसे खोलती तो आवाज बाहर जाती। वो परेशान सी खड़ी हुई। तभी जालीदार अलमारी के हैंडल से कुछ लटकता नजर आया। उसने झपट कर वो उतारा। वो सियाह जारजट का लिबादा था। उसने चांद की रोशनी में आंखें फाड़ फाड़ कर देखना चाहा। वो जालफी नफसी नूरा, और मेरे नफ्स में नूर हो। बाहर बेखबर से अभी तक दुआ पड़ रही थी। उसने लिबादा खोला। वो सियाह अबाया था और साथ एक ग्रे स्कार्फ। महमल ने फिर कुछ नहीं सोचा और अबाया पहनने लगी। तभी उसे एहसास हुआ कि वो मर्दाना कुर्ता शलवार में खड़ी है और नंगे पांव है। वो अबाया भी उसे गनीमत लगा था। वो अजीम ली नूरा, और मेरे लिए नूर बढ़ा दी। स्कार्फ उसने बमुश्किल चेहरे के गिर्द लिपटा। आदत न थी तो मुश्किल लग रहा था। अब उसे किस तरह नीचे जाकर सड़क तक पहुंचना था। आगे अपने घर का रास्ता तो आंखें बंद करके भी आता था। अल्लाहुम्मा आतीनी नूरा, ए अल्लाह मुझे नूर अता कर। वो उसी तरन्नुम में पड़ रही थी। महमल तेजी से अबाया के बटन बंद करके स्कार्फ पे हाथ फेर कर दुरुस्त कर रही थी कि एकदम उसे बहुत खामोशी लगी। बाहर सहन बहुत चुप सा हो गया था। शायद उस लड़की की दुआ खत्म हो गई थी। उसने कदरे घबराहट, कदरे जल्दबाजी में तेजी से दरवाजा खोलना चाहा। उसी पल उस लड़की ने पीछे ग्रिल की चौखट पे कदम रखा। अस्सलाम वालेकुम। कौन? चौंकने से आवाज उसके अकब में उभरी तो उसके
बढ़ते कदम रुक गई। दरवाजे पे हाथ रखे रखे वो गहरी सांस लेकर पलटी। उस सामने शलवार कमीज में मलबूस, सर पे दुपट्टा लपेटे, हाथ में किताब पकड़े, उलझी निगाहों से उसे देख रही थी। महमल का दिल जोर से धड़का और रंगे हाथों पकड़ी गई थी। जाने अब क्या होगा। ओ मई, आपकी आवाज सुनकर आई थी। बहुत अच्छी तिलावत करती हैं आप। तिलावत नहीं, वो दुआएं नूर थी। मेरी आवाज नीचे तक आ रही थी क्या? लड़की का अंदाज सादा मगर मोहतात था। महमल का दिमाग तेजी से काम कर रहा था। उसे किसी तरह उस लड़की को बातों में उलझाकर वहां से निकलना था। एक दफा वो सड़क तक पहुंच जाए तो आगे घर के तमाम रास्ते उससे आते थे। खूबसूरत आवाज हर जगह पहुंच जाती है। मैं तिलावत समझ कर आई थी। मालूम न था कि आप दुआ मांग रही हैं। आपने बताया नहीं क्या आपका नाम? शाइस्तगी से कहती वो लड़की 2 कदम आगे आई तो ग्रिल से छिनकर आती चांदनी में उसका चेहरा वाजिया हुआ। चिकनी सफेद रंगत, बेहद गुलाबी होंठ और बादामी आंखें जिनकी रंगत सुनहरे पखराज की सी थी। गोल्डन क्रिस्टल, इन लफ्ज महमल के जहन में आया था और उसे देखते ही वो लम्हे भर को चौंकी थी। बहुत शिद्दत से महमल को एहसास हुआ था कि उसने उस लड़की को पहले कहीं देख रखा है, कहीं बहुत करीब, अभी कुछ वक्त पहले। उसके नक्श नहीं, ये वो भूरी सुनहरी आंखें थी जो शनासा थी। मैं महमल हूँ। जाने कैसे लबों से फिसल पड़ा। मुझे दरअसल रास्ते नहीं मालूम तो भटक जाती हूँ। ओह, अब हॉस्टल में नहीं आई है, न्यू कमर है। और उसे उम्मीद का एक सिरा नजर आ गया। वो शायद कोई गर्ल्स हॉस्टल था। जी, मैं शाम में ही आई हूँ, न्यू कमर। ऊपर आ तो गई मगर नीचे जाने का रास्ता नहीं मिल रहा। नीचे आपके रूम 3rd फ्लोर पर ही है ना? फिर नीचे? ओह, आप तहज्जुद पढ़ने के लिए उठी होंगी यकीनन। वो खुद से ही कहकर मुतमईन हो गई। मैं भी तहज्जुद के लिए नीचे प्रेयर हॉल में जा रही हूँ, आप मेरे साथ आ जाएं। उस लड़की ने आगे बढ़कर दरवाजा खोला, फिर गर्दन मोड़कर उसे देखा। मैं फरिश्ते हूँ, आ जाएं। वो दरवाजा धकेल कर आगे बढ़ गई तो महमल भी मुतअज्जब सी पीछे हो ली। सामने संगमरमर की तवील राहदरी थी। दाईं तरफ ऊंची खिड़कियां थी जिनसे छिनकर आती चांदनी से राहदारी का सफेद मरमरी फर्श चमक उठा था। फरिश्ते राहदारी में आगे तेज से चलती जा रही थी और नंगे पांव उसके ताक़ुब में चलने लगी। मर्दाना खुले पायचे उसके पांव में आ रहे थे मगर ऊपर अबाया ने ढांप रखा था। राहदारी के अख्तिताम पे सीढ़ियां थी, सफेद चमकते संगमरमर की सीढ़ियां जो गोलाई में नीचे जाती थी। उसने नंगे पांव जीने पे रखे। रात के उस पहर सीनों का संगमरमर बेहद सर्द था, यख ठंडा। वो महसूस किए बगैर तेज से सीढ़ियां उतरने लगी। 3 मंजिलों की सीढ़ियां खत्म हुई तो सामने कुशादा बरामदा था। बरामदे के आगे बड़े बड़े सफेद सतून थे और सामने लाम नजर आता था। हल्की चांदनी में बरामदा नीम तारीख सा लग रहा था। एक कोने में चौड़ी, बेहद चौड़ी सीढ़ियां नीचे जाती दिखाई दे रही थी। फरिश्ते उन सीढ़ियों की तरफ बढ़ी तो लम्हे भर को तो उसे खौफ आया। वो बेहद चौड़ी सीढ़ियां खासी नीचे तक जा रही थी। मध्यम चांदनी में चंद जीने ही दिखते थे, आगे सब तारीखी में गुम था। जाने क्या था नीचे। फरिश्ते के पीछे वो सहज सहज नीम तारीख जीने उतरने लगी। बहुत नीचे जाकर फर्श कदमों तले आया तो महसूस हुआ कि नीचे नरम सा कालीन था जिसमें उसके पांव धंस गए थे। वो एक बेहद तवील और इस कमरे में खड़ी थी। वो किधर शुरू किधर खत्म होता था कुछ पता न चलता था। वो इधर उधर गर्दन घुमाती अंधेरे में आंखें फाड़ फाड़ कर देखने की कोशिश करने लगी। फरिश्ते ने दीवार पे हाथ मारा, बटन दबाने की आवाज आई और अगले ही लम्हे जैसे पूरा आसमान रोशन हो गया। महमल ने घबरा कर इधर उधर देखा। वो एक बहुत बड़ा सा हॉल था। छतगीर फानूस और स्पॉटलाइट्स जगमगा उठी थी। हॉल 6 ऊंचे सतूनों पे खड़ा था। बेहद सफेद सतून, सफेद दीवारें, रोशनियों से जगमगाती ऊंची छत और दीवारों पे ऊंची ग्लास विंडोज। वुज़ू की जगह वो सामने। फरिश्ते ने अपने दुपट्टे को पिन लगाते हुए एक तरफ इशारा किया तो जैसे चौंकी, फिर इसे हिलाकर उस तरफ बढ़ गई। वुज़ू की जगह नीम तारीख थी। संगमरमर की चौकियां और सामने टोंटियां, एक एक टाइल चमक रहा था। वह हर शे को सताइश से देखती एक चौकी पे बैठी और झुककर टोंटी खोली। फवाद और ओएसपी महमल इब्राहिम को सब फरामोश हो चुका था। सुनो, खुले दरवाजे से फरिश्ते ने झांका। बिस्मिल्लाह पढ़कर वज़ू करना। महमल ने यूं सर हिला दिया और फिर अपने गीले हाथों को देखा जिन पर टोंटी से पानी निकलकर फिसल रहा था। वो सर झटक कर वज़ू करने लगी। फरिश्ते जैसे उसके इंतजार में खड़ी थी। महमल उसके बराबर नमाज के लिए खड़ी हो गई।
शायद तहज्जुद पढ़नी थी। उसने हाथ उठाई तो रात भर के तमाम मनाजिर ज़हन में ताज़ा हो गई। दर्द की एक तेज़ लहर सीने में उठ गई। धोखाधड़ी, एतमाद का खून, फ्रॉड, बेवकूफ़ बनाए जाने का एहसास, क्या कुछ फवाद ने नहीं किया था उसके साथ? वो किस किस का मातम करती। सलाम फेर के दुआ के लिए हाथ उठाए तो सारी उम्र की महरूमियाँ और नारसाइयाँ सामने आने लगी। मैं क्या मांगूं? मांगने की एक तवील फहरिस्त है मेरे सामने। मुझे कभी वो न मिला जिसकी मैंने तमन्ना की थी, जो एक अच्छी ज़िंदगी गुजारने के लिए इंसान के पास होना चाहिए। मुझे कभी भी वो न मिला जो लोग जमा करते हैं। क्यों क्यों मेरे पास वो सब नहीं है जो लोग जमा करते हैं? और जब दिल ने कोई जवाब नहीं दिया तो उसने चेहरे पर हाथ फेर कर आंसू खुश्क किए और सर उठाया। सामने हॉल के सरे पे एक बड़ा सा स्टेज बना था। दरमियान में मेज और कुर्सी रखी थी। एक तरफ फासले पे डाइस भी रखा था। शायद वहाँ दर्स तदरीस का काम भी होता था। कुर्सी के पीछे दीवार पे एक बेहद खूबसूरत खद्दाती सी मशीन फ्रेम आविजा थी। उस पे वो सरसरी से निगाह डालती एकदम ठिठक कर रुकी। खूबसूरत अरबी इबारत के नीचे उर्दू में खुशखत लिखा था, बस लोगों को चाहिए कि उस पे खुशी मनाएं। कुरान उन सब चीज़ों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। यूनुस 58। वो अखलक चौंकी। क्या देख रही हो महमल? फरिश्ते बगौर उसे देख रही थी। यही कि मैंने भी अब ऐसा ही कुछ सोचा था जो उधर लिखा है। कितना अजीब इत्तेफाक है ना? इत्तेफाक की क्या बात है? ये फ्रेम इसीलिए तो उधर लगा था क्योंकि तुमने आज सुबह यहाँ यही बात सोची थी। मगर फ्रेम लगाने वाले को तो इल्म नहीं था कि मैं यही सोचूंगी। लेकिन उस आयत के उतारने वाले को तो था ना। वो चौंक कर उसे देखने लगी। क्या मतलब? जिसने कुरान उतारा है वो जानता है कि तुमने कब क्या सोचना है और ये तुम्हारी सोच का जवाब है। नहीं, उसने शाने उचकाए। मेरी सोच का उससे कोई ताल्लुक नहीं। मैं तो बहुत कुछ सोचती रहती हूँ। मसलन क्या? वो दोनों जानू होकर बैठी थी और फरिश्ते बहुत नरमी से उसे देख रही थी। यही कि अचानक किसी बेकसूर इंसान पे खामखा मुसीबत क्यों आ जाती है? वो उसके अपने हाथों की कमाई होती है। हम कतन भी बेकसूर नहीं होते महमल। गलत, बिल्कुल गलत। मैं नहीं मानती। वो जैसे भड़क उठी। एक लड़की को उसका सगादायाजाद प्रपोज करने के बहाने डिनर का झांसा देकर, उसे खूब बने सवरने का कहकर अपने किसी अय्याश दोस्त के घर ले जाकर एक रात के लिए बेच आए। ये खामखा की मुसीबत, खामखा का जुल्म नहीं है क्या? नहीं नहीं, महमल ने बेयकीनी से पलके झपकाए। हाँ, कतई नहीं। उसी सूरत हाल से बचने को तो अल्लाह ताला ने उसे बहुत पहले ही सब बता दिया था। यकीनन उस लड़की को ये तो इल्म हुआ कि उसे एक नामहरम के लिए तैयार नहीं होना चाहिए। कजिन भी तो नामहरम है और उसे ये भी तो पता हुआ कि उसे अपना जिस्म और चेहरा उस तरह ढकना चाहिए कि किसी नामहरम, बिलफर्ज उसकी कजिन को कभी इल्म ही न हो सके कि इतनी खूबसूरत है कि वो उसे बेचने का सोचे। अब बताओ, ये जुल्म है या उसके हाथों की कमाई? वो धुआं होते चेहरे के साथ बिना पलक झपके फरिश्ते को देख रही थी, जो सर झुकाए दो जानों बैठी आहिस्ते के नरमी से कह रही थी। और यकीनन अपने कजिन के धोखे में आने से कबल किसी ने अल्लाह के हुक्म से उसे खबरदार जरूर किया होगा। उसकी ज़मीर या शायद किसी इंसान ने, मगर उसने फिर भी नहीं सुना। और उसके बावजूद अल्लाह ताला उसे इज्जत और हिफाजत से रखे। ये तो अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है, आउट ऑफ द वे फेवर है। हम इतने बेकसूर होते नहीं हैं महमद, जितना हम खुद को समझते हैं। वो कही जा रही थी और उसके जहन में धमाके हो रहे थे। चचाओं का कतियत से फवाद को महमल के ऑफिस में काम करने से मना करना, हसन के अल्फाज और तंबिया जैसे दया की मंगनी वाले रोज उसने की थी। उसने अपनी दाई कलाई देखी, उस पे अदमंदभल हुए जख्म के निशान थे। हाँ, हसन ने उसे खबरदार किया था। मैं फरिश्ते में वाकई मुझे अपनी नादानियों पे किसी को गवाह नहीं बनाते महमल। चलो, फजर की आजान हो रही है, नमाज पढ़ते हैं। उस सादगी से कहती फिर से खड़ी हो गई थी, मगर महमल अपनी जगह से हिल न पाई। आगे का आईना बहुत भयानक तस्वीर पेश कर रहा था। उसे एक एक करके तमाम बातें फिर से याद आने लगी। फरिश्ते ठीक कह रही थी, सबसे ज्यादा कसूर तो खुद उसी का था। वो आखिर फवाद की गाड़ी में बैठी ही क्यों थी? उसने दिल और जख्म में से दिल का इंतखाब क्यों किया था? उसने भीगी आंखें उठाई। फरिश्ते उसी सुकून से रुकू में खड़ी थी और सामने वही अल्फाज चमक रहे थे। कुरान उन सब चीजों से बेहतर है जिन्हें लोग जमा कर रहे हैं। उसका दिल रो दिया था। कैसे डटाई से उस सियाफाम लड़की को उसका मुसहफ वापस किया था। उस समय उसकी आवाज में कैसी बेरुखी थी। टीवी पे आजान लगती है, तिलावत होती तो चैनल बदल दिया करती थी। ये आवाज कानों पे बोझ लगती थी। सेपारी पढ़ना कितना कठिन लगता था और फजर तो
सिवाय पेपर्स के उसने कभी न पढ़ी थी। अब वही फजर पढ़ने के लिए फरिश्ते के बराबर खड़ी थी। मेरे अल्लाह ताला मुझे घर वापस पहुंचा दे। वो फिर से रोने को थी। मुझे तेरी कसम, मैं फिर कभी फवाद भाई के साथ, कभी तन्हा, कभी उनको अकेले नहीं मिलूंगी। मैं कसम खाती हूँ, आई स्वेयर। दुआ मांगकर कदर पुरसुकून हुई तो चेहरे पे हाथ फेंक कर उठी। एक बात पूछे फरिश्ते? वो दोनों साथ साथ हॉल की सीढ़ियां चढ़ रही थी। पूछो। कसम खाने से अल्लाह मान जाता है? कसम नापसंदीदा चीज है, ये मुकद्दर नहीं बदलती। जो होना होता है वो कर रहता है, और अगर कसम खा ली जाए तो मरते वक्त तक उसको निभाना पड़ता है। आखिरी सीढ़ी चढ़ते फरिश्ते जरा सी चौंकी। कोई उल्टी सीधी कसम मत खाना कि यहाँ सीढ़ियाँ ही मिलने पे तुम फला और फला काम करोगी। रियाई बरामदी की चौखट पार करते महमल गड़बड़ा गई। दिल जोर से धड़का। हाँ, तुम्हें घर जाना है ना, मैं तुम्हें छोड़ आती हूँ। वो सख्त से उसे देखे जा रही थी। रुक क्यों गए? आओ ना। आपको कैसे पता चला? बात यह है महमल कि अव्वल तो तहज्जुद के वक्त यहाँ हमारी मस्जिद में कोई अबाया पहनकर नहीं घूमता। दुआ में कि तुमने मेरा अबाया स्कार्फ पहन रखा है, और सो मैंने तुम्हें सहन फलांगते देख लिया था। महमल ने बौखला कर अपने जिस्म पे मौजूद अबाया को देखा, जिससे लंबी मर्दाना सलवार के पायचे जरा जरा से झांक रही थी। वो दरअसल हिमायू की बाथरूम की खिड़की हमारे छत पे खुलती है। उसने तुम्हें बाथरूम में बंद कर दिया था। मैं उससे बात करूंगी। उसे ऐसे नहीं करना चाहिए था। थोड़ा सा खुश्क मिजाज है, मगर दिल का बुरा नहीं है। आओ। मैं उसकी शौक शक्ल देकर वजाहत की। हिमायू मेरा फर्स्ट कजिन है, वो बुरा आदमी नहीं है। आओ। उसी पर गेट किसी ने जोर से बजाया, साथ ही बेल भी दी। फरिश्ते गहरी सांस ली। आओ लड़की। वो उसका हाथ पकड़कर गेट तक लाई, फिर हाथ छोड़कर दरवाजा खोला। फरिश्ते इधर हो। बाहर से मर्दाना आवाज सुनाई दी। अस्सलाम वालेकुम। और ये क्या गलत हरकत है? तुम्हें मसला उसके कजिन के साथ है। उसको बाथरूम में क्यों बंद किया था? बिल्कुल ठीक किया था। किधर है वो जवाबन बिगड़ कर बोला था। महमल सहम कर कदरे ओट में हो गई। ये तो वही था, उसकी आवाज पहचानती थी। वो मेरे साथ है, मगर तुम्हें इससे इज्जत से पेश आना चाहिए था। फरिश्ते के लहजे में दबी दबी सख्ती थी। जो भी है, तुम उसे नहीं हिमायू, तुम उसको मुजरिम की तरह ट्रीट मत करो। उसका क्या कसूर है? वो तो अपने भाइयों जैसे कजिन पे ट्रस्ट करके मासूमियत में चली आई थी। वो हक दुख सुनी जा रही थी। अभी तो फरिश्ते को बिलवासा सब कथा सुना आई थी, और तब फरिश्ते फवाद को नामुहर्रम कह रही थी, और अब हिमायू के सामने उसकी नादानियों पे कैसे पर्दा डाल गई थी। इसका कसूर ये है कि फवाद करीम की कजिन है, उसे लेकर आओ। अब की हिमायू दाऊद का लहजा मतवाजन था। फरिश्ते उसे रास्ता देने के लिए चौखट पार करके बाहर चली गई तो वो धड़कते दिल से गेट की ओर से निकली। सामने ही वो खड़ा था, यूनिफॉर्म में मलबूस, मुकम्मल तौर पे तैयार, उखड़ तेवर और माथे पे बल लिए। जब मैंने बकवास की थी कि वहां रहो, तो तुमने बाहर कदम क्यों निकाला? नौकर नहीं मैं आपकी जो आपका हुक्म मानूं। आप हैं कौन मुझे हुक्म देने वाले? हाँ, वो भी जवाबन गुर्राई थी। व्हाट? तुम? ज़बान संभाल कर बात करें। एएसपी साहब, मैं मस्जिद में खड़ी हूँ, और आपका मुझ पे कोई जोर नहीं है। उसने गेट का किनारा मजबूती से पकड़ रखा था। तुम? वो कुछ सख्त कहते कहते जब्त कर गया, फिर फरिश्ते की तरफ पलटा जो खामोशी से सब देख रही थी। इसे कहो कि मेरे साथ आए, मैं इसका दुश्मन नहीं हूँ। फरिश्ते ने खामोशी से हिमायू की बात सुनी, और जब वो चुप हुआ तो महमल की तरफ मुड़ी। इसके साथ चले जाओ, ये तुम्हारा दुश्मन नहीं है। मुझे इन पर रत्ती बराबर भरोसा नहीं है, होना भी नहीं चाहिए, मगर तुम्हारे तन्हा घर जाने और पुलिस मोबाइल में जाने में फर्क होगा। आगे तुम अपने फैसलों में आजाद हो। बात कुछ ऐसी थी कि वो खामोश सी हो गई। ठीक है, आए। उसने बाहर कदम रखी, फिर पलटकर फरिश्ते की तरफ देखा जो गेट के साथ सीने पे हाथ बांधे खड़ी थी। उसकी पुश्त पे वो आलीशान 3 मंजिला इमारत थी, जिसके ऊंचे सफेद सतून बहुत वकार से खड़े थे, जैसे कोई बुलंद व बाला सफेद महल हो। उसका गुंबद न था, मगर फरिश्ते उसे मस्जिद कह रही थी। उससे मुत्सल बंगला अपनी खूबसूरत आराइश के साथ वहीं मौजूद था, जहां उसने रात में देखा था। फजर की नीलाहट में वो और भी शानदार लग रहा था। थैंक्स, वो कहकर रुकी नहीं। हिमायू सामने खड़ी पुलिस मोबाइल की ड्राइंग सीट संभाल चुका था। वह एहतिमाद से चलती हुई आई और फ्रंट डोर खोलकर नीचे से संभाल ली। आप मुझे मेरे घर लेकर जा रही हैं? नहीं,
سردی سے انداز میں کہہ کر وہ گاڑی سڑک پہ ڈال چکا تھا۔ پھر ہم کہاں جا رہے ہیں؟ تھانے۔ مگر مجھے گھر۔ بی بی مجھے بحث پسند نہیں ہے، خاموش رہو۔ اس کو جھڑک کر ہمایوں نے اسپیڈ بڑھا دی اور نم آنکھوں سے سامنے سڑک کو دیکھنے لگی، جانے اس کی قسمت اس کو اب اور کیا دکھانے والی تھی۔